दोस्तों बीएससी में पढ़ने वाला एक छात्र कभी कभार अपने क्लास से यूं ही गायब हो जाया करता था। जब भी वो अपनी क्लास से गायब होता था तो सबसे पहले उसके प्रोफेसर पूछते थे कि वो जो लड़का समीर है वो कहाँ चला गया है, क्योंकि वो लड़का अपने क्लास का सबसे ज़्यादा होनहार, सबसे ज़्यादा होशियार स्टूडेंट था। उसके अचानक से गायब होने की चिंता जहाँ प्रोफेसर साहब को थी, उससे कहीं ज़्यादा थी उसके क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की काव्या को, क्योंकि काव्या उसकी सबसे खास दोस्त जो थी। एक दिन काव्या उससे पूछती है कि समीर, तुम यूँ अचानक से गायब हो जाते हो, अच्छा नहीं लगता। क्या बात है, कोई चिंता है या कोई परेशानी है? जो भी है मुझे बताओ, हो सकता है कि मैं उस समस्या का समाधान कर दूं। लेकिन समीर इस बात पर खामोश रहता था, चुपचाप रहता था। और जब ये चुप्पी टूटती है तो न केवल काव्या बल्कि पूरा डिग्री कॉलेज, पूरा शहर, या यूं कहें कि पूरे प्रदेश को लोग हैरान थे कि एक व्यक्ति, एक लड़का आखिरकार ऐसे कैसे कर सकता है। दरअसल आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इसमें माँ और बेटी को एक ही लड़के से प्यार हो जाता है और इसी वजह से एक जान चली जाती है और 4-5 जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं इस सच्ची कहानी के बारे में। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां लेकर आता रहता हूं। दोस्तों, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है शामली, और इसी जिले का एक थाना है कोतवाली नगर, और कोतवाली नगर का एक मोहल्ला लगता है दयानंद नगर। दरअसल बात कर रहा हूँ 7 अप्रैल 2018 की। रात के लगभग 9:30 बजे के आसपास का समय रहा होगा। एक व्यक्ति जो कि रास्ते से जा रहा है तभी देखता है एक व्यक्ति जमीन पर पड़ा हुआ है। जैसे कि मोबाइल की टॉर्च उसकी तरफ लगाता है तो उसके सर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था और वो सिसकारियाँ भर रहा था। उस लड़के ने तुरंत ही कंट्रोल रूम को यानी कि 112 नंबर पर फ़ोन किया और पुलिस से मदद मांगी। ये कहा कि एक व्यक्ति सिसकारियाँ भर रहा है, यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसको गोली मारी है। जैसे ही सूचना मिलती है, नगर कोतवाली पुलिस के प्रभारी अवनीश गौतम, एसआई सत्यनारायण दहिया और महिला एसआई नीमा गौतम अपनी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचते हैं। और जब तक पुलिस मौके पर आई थी तब तक उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। उस व्यक्ति की जेब में जो पर्स रखे थे, जो जरूरी कागजात रखे थे, उसके आधार पर पता चलता है कि इस व्यक्ति का नाम राकेश रोहेला है, जिसका घर यहाँ से महज 100 कदम की दूरी पर है। जैसे घर वालों को सूचना दी जाती है तो घर से दौड़ते हुए पत्नी, बेटा और बेटी रोते हुए चले आते हैं। अब दौड़ते हुए रोते हुए आते हैं तो उनकी हालत खराब थी। एक ही सवाल था, मेरे पति को किसने मारा, मेरे पिता को किसने मारा। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है। इससे पहले ही मोहल्ले के लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, और हंगामा इस कदर होता है कि पुलिस वाले भी डेड बॉडी उठाने से कहीं ना कहीं इनकार करने लगते हैं। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हाथ पैर जोड़ते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए उस शव को कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले की जांच जब कोतवाली प्रभारी कर रहे थे तो ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस व्यक्ति का काम क्या था, ये रात में यहाँ से क्या कर रहा था। तो पता चलता है कि दिल्ली शहादरा में एक इंस्टीट्यूट है, उसी के लैब टेक्नीशियन डिपार्टमेंट में काम करता था और रोज़ सुबह घर से 7 बजे निकलता था, रात को लगभग 8 बजे तक अपने घर आ जाया करता था। यूँ अचानक से गायब होना, उसका और उसको गोली लगना, ये वाकई परेशान करने वाली बात थी। पुलिस अब जांच कर रही है, इधर लोग हंगामा शुरू कर रहे हैं। दिन निकलता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि बहुत ही नज़दीक से किसी ने उसको गोली मारी है। गोली मारने वाला कौन है, इसका पता लगाने के लिए पुलिस कोशिश कर रही थी तो पता चलता है कि यह व्यक्ति कमेटी डाला करता था। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ लोग कमेटी डालकर अपना काम निकालते हैं। 10-20 लोगों का ग्रुप बनाते हैं। वो लोग हर महीने पैसे देते हैं, जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती है वो कमेटी से पैसे उठा लेता है, और बाकी हर महीने के महीने जिसका नंबर आता है उस हिसाब से उसको पैसे मिलते रहते हैं। जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पता चलता है कि 20 लोगों की कमेटी डली हुई थी, उसी को ये खुद हैंडल कर रहा था। और हैंडल करते करते हो सकता है कि यहाँ से किसी से कोई दुश्मनी हो या कोई बात हुई हो। पुलिस ने जब 20 के 20 लोगों की जांच पड़ताल करनी शुरू की तो यहाँ से कोई एंगल निकलकर सामने नहीं आया। जब पुलिस ने इस घटना स्तर पर जांच जाकर, क्योंकि सबसे पहले पुलिस और वो व्यक्ति पहुंचा था जिसने फ़ोन किया था, लेकिन उस व्यक्ति ने उस मरने वाले राकेश रोहेला को छुआ तक नहीं था। और उसकी जेब में जब उन्होंने देखा तो पता चलता है कि मोबाइल है, उसका पर्स रखा हुआ है, ज़रूरी कागजात रखे हुए हैं, गले में उसने ज्वेलरी पहनी हुई है, हाथ में जो ज्वेलरी पहनी हुई है वो सब बिल्कुल सेफ है। इससे पता चलता है कि मामला लूट का भी नहीं है और दुश्मनी का कोई एंगल भी नहीं निकल रहा था। अब पुलिस के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया था। अगला दिन निकलने के बाद फिर लोगों ने इस कदर हंगामा शुरू कर दिया, शहर में जगह जगह जाम लगने शुरू कर दिए, और धीरे धीरे करके वक्त ऐसे गुजरने लगता है। 7 तारीख की घटना थी, 12 अप्रैल आ जाता है, लेकिन इस घटना के बारे में किसी को पता नहीं चलता कि इस घटना को किसने अंजाम दिया है, क्यों अंजाम दिया है। जब लोगों ने, समाज सेवियों ने जब ज़्यादा हंगामा, धरना प्रदर्शन किया
तो अवनीश गौतम जो थाना प्रभारी थे उनका अचानक ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उनके स्थान पर जितेंद्र कालरा जो इंस्पेक्टर का चार्ज दिया जाता है। अब इंस्पेक्टर साहब अपनी जांच कर रहे थे, जो भी पूरे इलाके के सीसीटीवी कैमरे थे, सभी परिवार के एक एक सदस्य के मोबाइल के नंबर जो सर्विलांस पर लगाए गए थे, हर एक पहलू को बारीकी से खंगाला जा रहा था। लेकिन पुलिस को लोग इतना मौका नहीं दे रहे थे जिससे कि पुलिस अपनी जांच अंतिम छोर तक लेकर आती। उससे पहले ही इंस्पेक्टर साहब का ट्रांसफ़र होना, उसके बाद जो है जितेंद्र कालरा अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं और सबसे पहले ये पता करने की कोशिश करते हैं कि ये व्यक्ति यहाँ से कहाँ तक जाता है, जहाँ तक जाता है किस ट्रेन से, किस वक्त आता है, किस वक्त जाता है। वहाँ उसके कोई दुश्मन तो नहीं है। दिल्ली तक मामले की जांच की गई लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। एक बार फिर से वही सीसीटीवी कैमरे की फुटेज इकट्ठा की गई, लगभग एक सप्ताह की। तो वही सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को जितेंद्र कालरा बड़े इत्मीनान के साथ देख रहे थे। देखते ही देखते पता चलता है कि जब रेलवे स्टेशन से और इसके घर की यानी कि दयानंद नगर की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास थी। 1.5 किलोमीटर का सफ़र हमेशा पैदल तय करके आता था। वहाँ से घर तक जितने भी सीसीटीवी कैमरे पड़ते हैं, सभी कैमरे को बारीकी से जब खंगाला जाता है तब पता चलता है कि एक बाइक पर 2 लड़के कौन हैं, कहाँ से आए हैं। जब इसका पता लगाने की कोशिश की गई, क्योंकि 1 मिनट के लिए वो 2 लड़के रुके थे और 1 मिनट के लिए उस कैमरे से राकेश रुहेला भी ओझल हो जाता है। पुलिस अब यहाँ उसी रात में यानी कि 7 अप्रैल की रात की पड़ताल करने की कोशिश करती है तो पता चलता है वहीं पास में ही एक किराना स्टोर है और किराना स्टोर पर बाकी जो फोटोज़ थी आ जाती है। वहाँ जाकर किराना स्टोर वाले से पूछा जाता है कि क्या आपके पास ये राकेश रुहेला किसी काम के लिए आए थे? तो बताता है कि साहब कुछ सामान खरीदने आए थे। इस बीच में जो बाइक पर बैठे हुए लड़के थे उनके फोटोग्राफ दिखाया जाता है कि ये कौन है, क्या तुम इन्हें जानते हो? तब वो किराना स्टोर जो है वाला कहता है कि साहब ये लड़का जो पीछे बैठा हुआ है दरअसल ये विशाल है और विशाल कोई और नहीं बल्कि राकेश रुहेला का बेटा है। ये बात जब पुलिस सुनती है तो सन्न रह जाती है, हैरान रह जाती है कि आखिरकार उसका बेटा यहाँ क्या कर रहा था। पुलिस ने तुरंत ही सूचना मिलते ही घर पहुँचती है और विशाल को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लेती है। और हिरासत में लेने के बाद जब उसे कोतवाली लाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि तुम उस रात उस घटना स्थल पर क्या कर रहे थे? तो कहता है कि साहब मुझे तो मम्मी ने दूध लेने के लिए भेजा था, मैं तो सिर्फ दूध लेने के लिए गया था, लेकिन मैंने देखा नहीं कि मेरे पिताजी भी वहाँ पर हैं। लेकिन हाँ, जो बाइक पर आगे बैठा हुआ है वो मेरी बहन का बॉयफ्रेंड है जिसका नाम समीर है। समीर मेरे साथ ज़रूर था। फिर पुलिस ने समीर को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ करने की कोशिश की तो समीर के पास एक लड़का और था, यानी कि कुल मिलाकर 3 लड़के थे। एक जिसका नाम विशाल जो कि राकेश रुहेला का बेटा है, एक लड़का समीर जो कि उसकी बहन का काव्या का बॉयफ्रेंड है जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और तीसरा लड़का जो कि समीर का सगा तीसरा भाई शादाब, वो भी मौजूद था। पुलिस ने इन तीनों को हिरासत में लिया और पुलिस विशाल से पूछताछ की और उसको छोड़ दिया। अब हिरासत में 2 लोग थे, शादाब और दूसरा समीर। जब इनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो समीर जो बताता है उसे सुनकर लोग हैरान हो जाते हैं। दरअसल जब उससे पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो कहता है साहब हमने किसी का मर्डर नहीं किया, हमने किसी को नहीं मारा, बल्कि जो मारने वाले थे वो किराए के भाड़े के शूटर थे, उन्होंने मारा है। लेकिन मारने की क्या वजह थी, जब इसके बारे में पूछा जाता है तो बताता है कि जो उनकी बेटी काव्या है जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर में उसकी क्लासमेट है, जो कि उसे बेइंतहा प्यार करती है, उसी के कहने पर ये भाड़े के लोगों ने ये हत्या की है। हत्या क्यों की है? जब काव्या को पुलिस हिरासत में लेती है और सख्ती से पूछताछ करती है तो काव्या भी तोते की तरह सच बोल देती है। वो बताती है कि साहब मैं समीर को बेइंतहा प्यार करती हूँ और समीर और हम लोग कभी कभार कॉलेज के बाद किसी रेस्टोरेंट में मिल जाया करते थे। अचानक एक दिन उसके पापा की नज़र उस पर पड़ जाती है। तब वो शायद किसी ओयो होटल से बाहर निकल रहे थे। जब बाहर निकल आए थे उसके पापा को शक होता है और उस लड़के को अपने पास बुलाते हैं और लड़के को एक के बाद एक कई थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि आज के बाद अगर तुम मेरी बेटी के आसपास भी दिखाई दिए तो तुम्हें बहुत मारा जाएगा, तुम्हें बहुत पीटा जाएगा। जब ये बात लड़का सुनकर पीटकर वहाँ से भाग जाता है, उसके बाद में 10-12 दिन दिखाई नहीं देता। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि राकेश रुहेला अपने जॉब पर जा रहे थे तो उस दिन ट्रेन छूट गई थी, और ट्रेन जब छूटी तो वो परेशान हो जाते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं। घंटे 2 घंटे के बाद जब घर आकर देखते हैं तो वो लड़का समीर घर से निकल रहा था। घर पर कोई नहीं था, घर पर सिर्फ उसकी पत्नी कृष्णा मौजूद थी। कृष्णा को देखकर वो हैरान हो जाते हैं कि ये लड़का मेरी बेटी से भी मिलता है और मेरी पत्नी से भी मिलता है, आखिर क्या वजह है। तब वो अंधेरे में तीर चलाता है। तीर ऐसा चलाता है कि अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हारा इस लड़के से अफेयर चल रहा है, मैं पूरी बात जानता हूँ। जब कृष्णा को ये पूरी बात पता चलती है तो कृष्णा शन्न रह जाती है।
वो हैरान थी कि आखिरकार हम तो बड़ी सावधानी से एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिता रहे थे और इन्हें कैसे पता चल गया। अब इस बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है और इसी बीच राकेश रूहेला अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा मारता है, पीटता है। जब मारपीट करता है तब कहीं जाकर उसके मन में कुछ ना कुछ ऐसी गलत फहमियाँ पैदा होने लगती हैं और तभी काव्या वहाँ आकर किसी तरीके से उस लड़के समीर को बचा देती है, क्योंकि काव्या नहीं जानती थी कि समीर मेरी माँ से मिलने के लिए आया है। अब समीर यहाँ से चला तो जाता है लेकिन इस बात को किसी से जिक्र नहीं करता, किसी से बताता नहीं है। लेकिन आए दिन घर में किसी न किसी बात को लेकर कलेश रहने लगा और जब राकेश घर से निकलता था तब समीर या तो घर में होता था या फिर स्कूल के बाद किसी होटल में उसकी बेटी के साथ होता था। तो इसके बाद उन्होंने एक प्लान बनाया। खासकर काव्या ने कहा कि पिताजी, इस तरह से अगर हमें रोक टोक करते रहेंगे तो शायद हम कभी मिल नहीं पाएंगे और हम जो भी करते हैं, क्योंकि उनका जो प्यार की सीमा थी वो लिमिट क्रॉस कर चुकी थी। उनके अनैतिक संबंध आपस में बीच में कभी कभार बनते थे, कभी होटल में तो कभी कहीं तो कभी कहीं। इस तरह से उस लड़की को लगता था कि मेरे पिताजी बार बार रोक टोक करते हैं, उनका कुछ ना कुछ काम तमाम कर देना चाहिए। और इसी बात की जिम्मेदारी समीर को दी गई थी। समीर ने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैंने ये सब काम नहीं किया है, लेकिन अगर तुम कहती हो तो मैं एक ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इसका काम तमाम करते हैं। तब वो 2 लड़के लेकर आता है और लाकर बातचीत करता है। जब ये बातचीत कर रहे थे काव्या और समीर, और साथ ही में 2 लड़के होते हैं, घर में मीटिंग चल रही थी, तभी कृष्णा भी अचानक से आ जाती है और कृष्णा को पता चलता है कि उसकी बेटी का इस लड़के से अफेयर है और काव्या को भी पता चल जाता है कि उसकी माँ का भी समीर से अफेयर है। तब सामूहिक रूप से एक प्लान बनाते हैं हत्या का, और भाड़े के उन लोगों को लेकर वो भाड़े के लोग मांगते हैं 5 लाख की रकम। कहते हैं कि हमें कुछ हथियार भी खरीदने हैं, इसीलिए हमें 5 लाख चाहिए। लेकिन जब बात 5 लाख की आती है तो काव्या कहती है, तुमने जो रकम मांगी है बहुत ज़्यादा रकम है, इसीलिए ये सही नहीं है। तो वो बताते हैं कि हमें कुछ हथियार भी खरीदने होते हैं। तो बात जब हथियार खरीदने की आती है तो काव्या अपने घर के अंदर जाती है, वहाँ से एक रिवॉल्वर और कुछ गोलियां लाकर उन लोगों को देती है। कहती है कि तुम इससे काम करके वापस हमें लाकर दे देना, यानी कि अपने ही घर का हथियार। वो कहती है कि बात इधर की उधर कुछ नहीं, 4 लाख में सौदा मंजूर हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, 2 लाख आपको एडवांस दिए जाएंगे। वो लड़के तैयार हो जाते हैं और 7 अप्रैल 2018 का दिन चुना जाता है। जैसे ही वो अपनी ड्यूटी से घर आ रहा था, लगभग रात के 9:30 बज जाते हैं। और क्योंकि इस लड़के यानी कि समीर को और शादाब को इसलिए रखा गया था क्योंकि वो इशारा करने के लिए कि हाँ, जिसकी हत्या करनी है, जिसका कत्ल करना है, वो यही राकेश है, इसी का इशारा करना था। लेकिन अचानक से यहाँ विशाल आ जाता है जो कि दूध लेने जाता है। विशाल जो कि कुछ नहीं पता था उसे, उसके पिता का मर्डर होने वाला है। तुरंत ही वो शूटर उसको बहुत करीब से उसकी कनपटी से सटाकर गोली मार देते हैं और वो जाता है पुलिस को उनको गिरफ्तार करती है। इसमें कृष्णा, काव्या, समीर, शादाब, ये चारों लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। साथ ही उनके जो शूटर थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस इस घटनाक्रम का खुलासा करती है। तो ये पता चलता है कि एक दिन राकेश रूहेला की पत्नी कृष्णा उस लड़के समीर के साथ घर में अकेली मौजूद थी। तभी अचानक से विशाल अपने स्कूल से वापस लौटकर घर आता है तो अपनी माँ को अपने उस बहन के प्रेमी के साथ कुछ अलग स्थिति में देख लेता है। तो उसकी माँ और वो लड़का समीर हैरान हो जाते हैं। विशाल कहता है कि माँ, तुम इसके साथ क्या कर रही हो? तो अपने बेटे को उसकी माँ कृष्णा डांटते हुए कहती है कि तुम्हें शक करने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारी बहन का दोस्त है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। यहाँ से कुछ किताबें, कुछ ज़रूरी नोट्स लेने के लिए आया था, इसीलिए कोई शक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसने ये बात कभी भी अपने पिताजी से नहीं बताई। बाद में रोता रोता लड़का विशाल कहता है कि काश ये बात मैंने अपने पिता को बता दी होती तो शायद हम कोई अच्छा कदम उठाते और शायद ये घटना नहीं होती। फिलहाल ये सब लोग जेल में हैं। शुरुआती दौर में बालिग और नाबालिग को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन पुलिस ने दावा किया है कि सभी आरोपी बालिग हैं, सभी के खिलाफ सख्ती से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।